हमारी 2027 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसमें आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारे पास बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन C++। यानी कि क्या कह रहा है कि हमें बेसिक बातें पता लगेंगी इसमें किसकी प्रोग्रामिंग की, किसके अंदर लिखना है, हमने C++ के अंदर प्रोग्राम लिखना है। तो चलते हैं हम अपने शॉर्ट सवाल की जाने। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। और पूछ रहा है कि व्हाट आर स्ट्रिंग्स इन C++, स्ट्रिंग्स इन C++ क्या होते हैं, ठीक है। जिसका एयर है 2022, 24 एंड 25, ठीक है। ये चीजें हमसे उसने पूछी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। मैंने यहां पर लिखा कंप्यूटर प्रोग्राम। अच्छा भाई, बात हो रही है प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम हमें पता है या पता होना चाहिए क्योंकि क्लास 9 पे भी ये चीज डिस्कस होती है कि कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या कहा मैंने? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कि आपकी इंस्ट्रक्शंस को जो फीचर करे, जो पूरा चलाए, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। मिसाल के तौर पर जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर भी इज अ प्रोग्राम, ठीक है। वो पूरी इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करता है। जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये है कि आप क्या करते हो, एक प्रोग्राम आपने अरेंज करवाना होता है, तो उस प्रोग्राम के लिए बहुत सारी प्री रिक्विजिट्स होती हैं, बहुत सारे ऑन ग्राउंड ऑन स्पॉट होती हैं, ठीक है। तो वो ऑन स्पॉट्स अरेंजमेंट को भी हमने देखना होता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो एक इवेंट में अगर हमने आधा घंटा किसी स्पीचेस के टाइम के लिए रखना है, 15 मिनट किसी स्पीकर की वॉइस को, स्पीकर की नोट को सुनना है, तो इस तरीके से हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, ठीक है। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक प्रोग्राम को फुलफिल बनाने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि प्रोग्राम लिखा किस में जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? यानी कि कोई जबान। कौन सी जबान? प्रोग्राम की जबान, जो कंप्यूटर को समझ में आए, ठीक है, जो कंप्यूटर को समझ में आए। और इसको बाद में, अच्छा मैं पहले बता दूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है। मैं हाई लेवल की बात कर लेता हूं, हाई लेवल लैंग्वेज की। हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो C++, पाइथन एंड सो ऑन, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने हाई लेवल में लिख ली, इसको कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट कौन करेगा? इसको कंप्यूटर के अंदर जो एग्जीक्यूट करेगा वो कंप्यूटर का CPU होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरे अल्फाजों में ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। एक प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है, और जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को लिखता है हम उसे कहते हैं प्रोग्रामर, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रोग्रामर। इसी के साथ साथ आपको इसके सॉल्व जो है स्क्रीनशॉट, यानी सॉल्व क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट साइट पर नजर आ रहे होंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। हमारे पास ये तो चीज हो गई छोटी सी बात, ठीक है। मैंने प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामर कौन होता है, या कोडर या डेवलपर कौन होता है, ये तीनों चीजें बता दी। इसके बाद हमसे पूछता है कि व्हाट आर स्ट्रिंग्स इन C++, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग क्या होता है हम वो देखते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली एक आइडेंटिफायर होता है। क्या होता है भाई? एक आइडेंटिफायर होता है, यानी कि दूसरे अल्फाजों में हम कह सकते हैं कि नेम, ठीक है। किसी चीज की कोई आइडेंटिटी होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग हम किस तरीके से सेव करते हैं? हम एक वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं। मैं एक लिख देता हूँ डेटा टाइप। हम कौन सी डेटा टाइप स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं? हम स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल की डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है। कौन सी? वेरिएबल की डेटा टाइप्स यूज करते हैं। और वेरिएबल के अंदर हम किसी चीज को स्टोर करते हैं, जैसे कि मैं यहां पर स्टोर कर देता हूं अपना नाम, ठीक है। वेरिएबल ये हो गया कि वेरिएबल अपने पास किसी वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है।
अभी बात स्ट्रिंग की हो रही है, तो स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करता है। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कर देता हूं मैं पूरा, अल्फा न्यूमेरिक को स्टोर करता है। व्हाट डज इट मीन बाय अल्फा? अल्फा स्टैंड्स फॉर अल्फाबेटिक, ठीक है, अल्फाबेट्स, एंड न्यूमेरिक स्टैंड्स फॉर नंबर। यानी कि ये ए से जेड हो या ए से जेड हो या 0 से 9 हो, इसको स्टोर करता है। ठीक है, इसको स्टोर करता है। किस चीज में स्टोर करता है? किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। अच्छा, यहां तो मैंने आपको डेटा टाइप बताई ना वेरिएबल, मैं यहां पे कर लेता हूं वेरिएबल, मैंने डेटा टाइप बनाई, ठीक है, कैरेक्टर, और इसके अंदर मैं अपना दे देता हूं माय नेम, ठीक है, माय नेम। अब इसने मेरा नाम जाके सेव कर लिया, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है ये इस तरीके से स्टोर करता है। और स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग हमारे पास वन डायमेंशनल एरे होता है। ठीक है, क्या होता है? वन डायमेंशनल एरे। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग क्या करता है? एट द एंड यानी टर्मिनल पर उसका एक नल पॉइंटर होता है। टर्मिनल पर नल पॉइंटर का मतलब है /0। यानी कि अब जैसे मैंने यहां पर AQIB लिखा है, मेरे कितने लेटर्स आ रहे हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4। मुझे जो स्ट्रिंग है वो 5 की स्पेस की रखनी पड़ेगी, या फिर एक नल टर्मिनेटर वो इसमें खुद ऐड ऑन कर लेता है। अगर हम नहीं करते हैं तो खुद ऐड ऑन कर लेता है, तो क्या होता है, एक नल टर्मिनेटर से कोई भी गलती की गुंजाइश बच जाती है, गलती नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक छोटा सा सवाल था। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। इसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, कि डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये सवाल हमसे पूछ रहा है, जिसके ईयर्स हैं हमारे पास 2022, 23, 24, 25, 26, 22 से लेकर 26 तक आया ये सवाल। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट नाम से जाहिर है एक ऐसा कांस्टेंट, ठीक है, जो ना चेंज होने वाला हो, साकिन रुकी हुई वैल्यू। जैसे आपने फिजिक्स में बाकी जगहों पर कांस्टेंट्स पढ़े हैं तो चेंज नहीं होते, जहां पे आप चले जाएं वो स्टैंडर्ड के ऊपर सेट हुए हैं। इसी तरीके से एक कांस्टेंट क्या है? एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मैंने अब आपको पीछे बताया, आइडेंटिफायर क्या होता है? एक नाम होता है। ठीक है, यानी किसी की पहचान होती है, किसी चीज की क्या होती है? पहचान होती है। अब हमारे पास और इसके बरक्स वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारे पास क्या होता है कि भाई एक नाम होता है जो हम देखिए कि एक आइडेंटिफायर समझ लें। ठीक है, एक आइडेंटिफायर समझ लें, इसको भी हम कह देते हैं ये एक आइडेंटिफायर है। ठीक हो गया, यानी कि नाम हो गया। अच्छा, अब कांस्टेंट इसके अलावा क्या करता है कि कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो है कैन बी चेंजेबल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के वक्त में। यानी मिसाल के तौर पर ऊपर आपने मिसाल के तौर पर वैल्यू दी थी, ए की वैल्यू दी थी 10, आप नीचे आकर ए की वैल्यू को करते हैं 5, इट कैन बी चेंजेबल। लेकिन अगर आप कांस्टेंट रख देते हैं तो कांस्टेंट चेंज नहीं होता। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि कांस्टेंट की 2 टाइप्स होती हैं। कितनी होती हैं? कांस्टेंट की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास लिटरल कांस्टेंट, और एक होता है हमारे पास डिफाइंड कांस्टेंट। ठीक है, डिफाइंड कांस्टेंट। इसी के साथ साथ हमारे पास 2 टाइप के वेरिएबल्स भी हैं, 2 टाइप्स के वेरिएबल्स भी हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब इसको मैं जरा मजीद समझा देता हूं कि ये क्या होते हैं, इनकी टाइप्स से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देता हूं। हमने बात की लिटरल कांस्टेंट की, तो लिटरल कांस्टेंट से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है इंटीजर का,
ठीक है, जिसका मैंने नाम रख दिया, यानी वेरिएबल का आइडेंटिफायर रख दिया। आइडेंटिफायर क्या रखा, मैंने रखा 5। ये चले पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप लोग को और थोड़ा क्लियर हो जाए। a की वैल्यू रखी मैंने 10, मैंने कहा a की वैल्यू में 5 ऐड कर दो। ठीक है, अभी इतनी ही बात करते हैं। तो ये देखो, ये जो है कॉन्स्टेंट्स हो गए ना हमारे पास, यानी कि a के जवाब के अंदर 5 को ऐड कर दो, और a का जवाब क्या है, यानी a की वैल्यू क्या है, 10 है। ये दोनों भी कांस्टेंट हो गया अगर हम चेंज नहीं करते हैं आगे तो। ठीक है, ये चेंज हो सकता है लेकिन यहां पर इस वक्त ये चेंज नहीं हो पाएगा। तो ऐसी चीजों को हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लिटरल कांस्टेंट। ठीक है, लिटरल कांस्टेंट। लिटरल कांस्टेंट और भी हो सकते हैं। लिटरल कांस्टेंट और क्या हो सकते हैं हमारे पास, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, कोई हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकता है। सॉरी। अच्छा, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, इस तरीके से और भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसके बरक्स बात करें डिफाइंड कांस्टेंट की, तो ऐसा कांस्टेंट जो उसकी डेटा टाइप के साथ, जो उसकी डेटा टाइप के साथ इस्तेमाल हो, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है डिफाइंड कांस्टेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा यहां पर कॉन्स्ट एक डेटा टाइप है। ठीक है, फिर आगे मैं उसके बाद कहता हूं कि उसका आइडेंटिफायर मैंने रख दिया AC, और अब इसको मैं वैल्यू दे देता हूं 21। अब ये आप जहां जहां भी AC को कॉल करोगे आपके पास यही वैल्यू आएगी 21। ठीक है, अब चूंकि ये अपने एक प्रॉपर तरीके के साथ एक डिफाइंड कांस्टेंट के साथ आया है, इसके साथ साथ एक हमारे पास एक और जो है रिजर्व वर्ड है जिसका नाम है डिफाइन। अगर हम ये यूज कर लेंगे, आगे डिफाइन के आगे लिख देंगे AD की वैल्यू मेरे पास कर दो 32, तो भी जहां जहां मैं AD को कॉल करवाना चाहूंगा जहां जहां AD को कॉल करवाना चाहूंगा वो मेरे पास वैल्यू 32 ही आएगी। ये दोनों डिफरेंस है हमारे पास लिटरल कांस्टेंट और डिफाइंड कांस्टेंट। बोलते दोनों कांस्टेंट है, लेकिन बस एक एज अ वैल्यू कांस्टेंट, एज अ कैरेक्टर, एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, जो कैन बी चेंजेबल आफ्टरवर्ड्स, लेकिन यहाँ पर इससे ये मुराद नहीं है कि आप इसकी वैल्यू से चेंज कर दो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक बात करता हूं, अगर मैंने कहा कि G की वैल्यू 9.8 है, तो कौन सा कांस्टेंट है, ये हमारे पास ये वाला कांस्टेंट है कि हम जहां पर भी यूज करना चाहेंगे इसकी वैल्यू हमें सेम ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करना चाहें लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की, तो देखो ये जो अभी हमने बनाया है ना फंक्शन, मैं बना देता हूं एक मेन का फंक्शन। लेट्स से मेरे पास एक मेन का फंक्शन है, तो मेन के फंक्शन के अंदर जितने भी, या मेन से ऊपर भी जितने भी हम वेरिएबल्स को कॉल करेंगे वो हमारे पास कहलाएंगे ग्लोबल वेरिएबल। क्या कहलाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स। जबकि अगर हम मेन के अंदर एक और फंक्शन बनाए, ठीक है, मेन के अंदर एक और फंक्शन बनाया जिसको मैंने नाम दे दिया फंक्शन माय फंक्शन। ठीक है, अच्छा यहां पे फंक्शन की भी डेटा टाइप होती है, मिसाल के तौर पर मैं इसको कैरेक्टर की डेटा टाइप दे रहा हूं। ठीक है, कैरेक्टर माय फंक्शन, आगे मैं इसमें लिख देता हूं कि इंटीजर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और फॉल्ट भी है कि कैरेक्टर का आप टाइप करो और इंटीजर लिख रहे हो, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इंटीजर रहने देते हैं कि इंटीजर माय वैल्यू इज इक्वल्स टू 10। मैंने इसको ये दे दिया। अब ये क्या किया, अब ये मेरे किसी एक फंक्शन के अंदर बंद हो गया। अगर मैं माय वैल्यू को यहां पर एक्सेस करना चाहूंगा, ये प्रोग्राम के बाद एक्सेस करना चाहूंगा, मैं माय वैल्यू की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ऐसे वैल्यू को, ऐसे वेरिएबल्स को जो अपने फंक्शन के अंदर अपना फंक्शन स्कोप रखते हो, अपना फंक्शन स्कोप रखते हो, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, उनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस था। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि लो लेवल लैंग्वेज और इसी के साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये दो हेडिंग्स हमसे उसने पूछी हैं और ये आया है 24 और 26 के अंदर। ठीक है, 2024-2026 के अंदर आया। पहले हम समझ लेते हैं कि लैंग्वेजेस होती क्या है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज से मुराद ये है ऐसी लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज हो। ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज हो, जो के कंप्यूटर को समझ आती है, यानी कि 0 और 1। ऐसी लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज हो, जो 0 और 1 की जबान में हो और कंप्यूटर को समझ आती हो। जबकि इसके बरक्स ऐसी लैंग्वेज जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हो, यानी कि जिसके अंदर हम इंग्लिश की तरह लिखते हो, जिसमें हम इंग्लिश की तरह लिखते हो और क्या हो, हमें वो एक सूडो कोड बना के दे। के बाद जब ये हाई लो लेवल लैंग्वेज की बात हो रही है और कंप्यूटर की जबान की बात हो रही है, तो कंप्यूटर की जबान इंसानों को ज्यादा समझ नहीं आएगी, ह्यूमन अनअंडरस्टैंडेबल होगी। ठीक है, ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल नहीं हो पाएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। जबकि इसके बरक्स ये क्या है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है कि इंसानों को आसानी से समझ आती है, क्योंकि क्या है, ये इंग्लिश लाइक वे लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर लिखी जाने वाली लैंग्वेज की तरह होती है, सूडो कोड होता है बेसिकली। ठीक हो गया। अब जब ये बात कंप्यूटर को जल्दी समझ आएगी तो इसकी एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी, इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगी। जबकि इसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी, इसकी एग्जीक्यूशन स्लो रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये इंसानों को समझ आती है। अब इसको समझाने के लिए इंसानों को समझ आती है तो बीच में कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर चाहिए। वो ट्रांसलेटर क्या हो सकता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर हो सकता है, जो इसको समझाएगा। तो ये सारे प्रोसेस से गुजर के कंप्यूटर तक बात को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस वजह से ये स्लो है और ये फास्ट है। एग्जीक्यूशन टाइम इस वजह से इसके लिए फास्ट है। अब इसको क्या है, देखो, इसको हमारे पास ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास मशीन लैंग्वेज हो, अगर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होगी, क्या होगी, अगर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होगी तो हमें ट्रांसलेटर चाहिए, तो हमें ट्रांसलेटर चाहिए उसको ट्रांसलेट करने के लिए। वो कौन सा ट्रांसलेटर होगा, वो असेंबलर होगा। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए। और ट्रांसलेटर कौन कौन से हो सकते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सही हो गया। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, ये जो होती है ना लैंग्वेज, ये मशीन डिपेंडेंट होती है। क्या होती है, मशीन पर डिपेंड करती है कि आप उसी जिस मशीन पे बनाएगी उसके अकॉर्डिंग ही चल रही होती है। जबकि ये वाली लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इसको आप कहीं पर भी चलाना चाहें, ये मशीन पर लाजमी नहीं है, जिस मशीन पर चलाई थी उसी पर चलेगी, ये हर जगह पर चल सकती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख दी, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात हो रही है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे इस तरह की और लैंग्वेजेस है हमारे पास। ठीक है, तो इसी का आपको सॉल्व जो गेस्ट पेपर का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको साइड पे नजर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, और अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि डिफाइन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। यानी कि जब आप वेरिएबल को नेम दे रहे हो, आइडेंटिफायर को नाम दे रहे हो, ठीक है, आइडेंटिफायर बना रहे हो, तो आपको कौन कौन से रूल्स का ख्याल रखना है, जो कि ये आया है 22 और 24 के अंदर। ठीक है, अच्छा, कुछ बातें हमने ख्याल करनी है जब हम वेरिएबल्स को नाम देने लगेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास वेरिएबल्स किस किस से आ सकते हैं। वेरिएबल्स हम अल्फाबेट्स यानी कि लेटर्स से स्टार्ट ले सकते हैं।
ठीक है, अंडरस्कोर से स्टार्ट ले सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है हमारे पास कि वेरिएबल के अंदर हम लेटर भी लिख सकते हैं, यानी ए से जेड भी लिख सकते हैं, इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं काउंटिंग भी, और उसके अंदर हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ये स्टार्ट नहीं होता, डोंट स्टार्ट विथ डिजिट, ठीक है, कभी भी ये डिजिट से हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, उसको वेरिएबल को गेट नहीं कर पाएगा, वेरिएबल को समझेगा नहीं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम इसके स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, हो गया, स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं यूज कर सकते। इसके अलावा हम दो अल्फाजों के दरमियान, दो वर्ड्स के दरमियान व्हाइट स्पेस, या सिर्फ मैं दे देता हूं स्पेस भी नहीं दे सकते। ऐसा करेंगे तो वो उसको गेट नहीं करेगा, वो इसको पहला जो आइडेंटिफायर होगा उसको वेरिएबल समझ लेगा, अगले को उसकी वैल्यू नहीं समझेगा, और आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा सिंटैक्स एरर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास था क्या, एक रूल्स। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हम रिजर्व वर्ड को एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। जो हमारे पास रिजर्व वर्ड्स है, जैसे कि इंट है, वार है, बूल है, इफ है, एल्स है, स्विच है, केस है, डिफॉल्ट है, इस तरह के तमाम रिजर्व वर्ड्स को हम यूज नहीं कर सकते। टोटल आई गेस 95 या आई गेस सो के 32 के राउंड अबाउट होते हैं, एग्जैक्ट फिगर्स मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन रिजर्व वर्ड्स जितने भी होते हैं हम उनको एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 32 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास है कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो हमने वेरिएबल बनाते हुए, वेरिएबल को नाम देते हुए, वेरिएबल का आइडेंटिफायर बनाते हुए हमने ध्यान में रखने हैं कि ये चीजें हमें नहीं करनी है, ठीक है। जो नहीं करनी मैंने उसके आगे क्रॉस लगा दी और साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दिया। आपने क्या करना है, इसकी बुलेट पॉइंट्स में इसको अपने पास नोट डाउन रखना है, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद शुरू होने हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस, तो चलते हैं हम जरा इसको रेज कर लें। अब शुरू हो जाते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें लॉन्ग का पहला सवाल है हमारे पास कि एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरर। मैं सिर्फ यहां पे लिखता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ एरर, जो क्या है हमारे पास 23, 24 और 26 के अंदर, ठीक है, 23, 24 और 26 के अंदर आया। अब हम देख लेते हैं बेसिकली एरर क्या होता है। एरर दरअसल एक इशू होता है और इशू को हम बोलते हैं बग, ठीक है। एरर एक इशू होता है जिसको हम बोलते हैं बग, और बग को या इशू को रिजॉल्व करना इज नॉन एज डीबग या फिर डीबगिंग, ठीक है, डीबगिंग करना। तो एरर क्या हो सकते हैं, कोई भी है, जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके अंदर मुख्तलिफ तरीके के एरर्स हो सकते हैं, लेकिन कोई इशू हो सकता है, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए या वो इशू हो कौन कौन से सकते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। सबसे पहला हमारे पास जो इशू है वो है सिंटेक्स एरर। अब सिंटेक्स एरर का क्या मुराद है, सिंटेक्स का मतलब क्या है, सिंटेक्स इज बेसिकली रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। मिसाल के तौर पर आपने एक वेरिएबल बनाना चाहा, आपने एक वेरिएबल बनाया ABC, जिसके अंदर आपने इंट की डेटा टाइप है तो क्या रखोगे, कोई इंटीजर रखोगे, ये कर लिया। अब जब आपने ऐसा कर लिया ना तो आपने अगली लाइन पे चले गए, वो इस लाइन पे आके ना एरर दे देगा। एरर क्यों देगा, जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो एरर क्यों देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सिंटेक्स की खिलाफ वर्जी की है, आपने यहां पर सेमीकोलन नहीं लगाया, जिसकी वजह से उसने एरर जनरेट किया। तो इस तरीके का कोई भी एरर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के खिलाफ हो, ऐसे एरर को कहते हैं हम सिंटेक्स एरर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं लॉजिक एरर के ऊपर। लॉजिक एरर क्या होता है, नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसा एरर जिसके अंदर हमने कोई लॉजिक की गलती की हो, ठीक है, कोई लॉजिक की गलती की हो। लॉजिक की गलती क्या हो सकती है हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने मिसाल के तौर पर 10
वेरिएबल्स बनाने हैं, लेट्स से। अब मैंने 10 वेरिएबल्स के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने डिफाइन किया हुआ था कि हर वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, ए से लेकर ई तक, चलो ए से लेकर ई तक मैंने उनको नाम देने हैं, मैंने ये चीज डिफाइन कर दी। ए, ठीक है, 10, बी मैंने दे दिया 15, इसी तरीके से सी दे दिया मैंने 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं देखो इंटीजर्स दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने डेटा टाइप कैरेक्टर यूज किया, तो ये भी एक कौन सा एरर हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा एरर हो सकता है भाई, सिंटैक्स एरर हो सकता है। हमने यहाँ पर देखा तो 10 से इंटीजर दिया, यहाँ पे हम कैरेक्टर ले रहे हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको करेंगे इंट, ठीक है। अब क्या करना है कि मैंने उसको नाम दिया और मैं यहां पर कॉल कर रहा हूं, मैं जब कॉल कर रहा हूं प्रिंट एफ करूंगा, मैंने जब प्रिंट एफ करना चाहा, मैंने कहा भाई मेरे पास बी की वैल्यू आ जाए, ठीक है। और मैं किसी प्रोग्राम के अंदर मिसाल के तौर पर, चलो इसको भी मैं सिंप्लीफाई करता हूं, मिसाल के तौर पर मुझे वैल्यू चाहिए 15, आंसर में मुझे वैल्यू चाहिए 15, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई आप ए और बी को जमा कर दो, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने ए में 10 वैल्यू दी है और बी में मैंने 5 वैल्यू दी है, तो मेरे पास जवाब 15 आएगा, जबकि ऐसा नहीं था। ऐसे एरर्स को हम लॉजिकल एरर्स कहते हैं, जबकि मुझे 15 लाने के लिए ए और सी को जमा करना है, जब मेरा जवाब परफेक्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक और एरर्स को डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर ही, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, उस वक्त कोई एरर आ जाए, उस वक्त कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर कोई एरर जनरेट करते हैं, तो उसको हम रन टाइम एरर कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो एरर है, रियल वर्ल्ड टाइम पे जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन में एरर है, उसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। जब कंप्यूटर प्रोग्राम को चला रहा होता है, ठीक है, तो उसमें कोई मिस इंटरप्रिटेशन आ जाती है, यानी कि कुछ तो कुछ किसी वजह से कंपाइलर की कभी गलती आ जाती है, कंपाइलर स्लो डाउन हो जाता है, या कुछ इस तरह का एरर, तो हम उसको रन टाइम की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब हम इसको इरेज करके अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और साथ ही साथ उसकी टाइप्स, ठीक है, जो कि आया है हमारे पास 2022, 24, 25, 26, 2022, 24, 25 और 26 के अंदर, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसे ट्रांसलेटर जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अभी पीछे बताया था कि हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड, जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, क्यों कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर समझता है 0 और 1, हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो इसको समझाने के लिए ट्रांसलेटर इस्तेमाल होगा, ठीक है। हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर है। पहले हम बात कर लेते हैं कंपाइलर की, कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो होल कोड को वंस एट अ टाइम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, जो होल कोड को एक ही दफा में एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि मैंने अब पूरी बात की, मैं 5 मिनट बोलता रहा एक चीज पे, ठीक है, और उस पे किसी बंदे ने समझा और उसको पूरी बात को समझ के आगे छोटा सा करके समझा दिया, या छोटा सा यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि पूरा कोड होगा, यानी कि एक ही दफा में समझा दिया, ठीक है, कोई ब्रेक नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया। और इसी के साथ साथ इसका जो होता है, इसके साथ से क्या करता है, इंटरमीडिएट कोड भी बना देता है। क्या बना देता है, इंटरमीडिएट कोड भी बना देता है, यानी कि जब इसने हाई लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहा तो इसने एक इंटरमीडिएट कोड बना दिया, एक इंटरमीडिएट कोड बना दिया, ताकि अब बार बार जब भी चेंजेस होंगी तो इसको वो पुरानी बातें रीट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसी वजह से ये होता है हमारे पास फास्ट एट एग्जीक्यूशन, ठीक है,
एग्जीक्यूशन में फास्ट होता है, क्योंकि इसने मेरी बात को समझ के अपने पास स्टोर कर लिया एक ओपीजी, या फिर इसको हम कर लेते हैं डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर, इसको वो स्टोर कर लेता है और उसको क्या करता है, फिर जब नई बात आती है तो वो उसको ट्रांसलेट करता है, जबकि पुराने को रीट्रांसलेट नहीं करता। ठीक है, तो वो रीट्रांसलेट हुआ वैसे ही इस्तेमाल कर लेता है, और जिसकी वजह से ये फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन होता है। इसके बरक्स अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर हमारे पास लाइन बाय लाइन चलता है। क्या चलता है? लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन चलता है, और उसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट कोड नहीं बनता, कोई भी इंटरमीडिएट कोड नहीं बनता। ठीक हो गया, और इसको रीट्रांसलेट हर दफा करने की जरूरत है, रीट्रांसलेट हर दफा करने की जरूरत है, क्योंकि ये दोबारा शुरू से, जब आप इसको पूरी लाइन पढ़ा देंगे, दोबारा जब आप एग्जीक्यूट करना चाहेंगे दोबारा शुरू ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो इसको रीट्रांसलेट करने की जरूरत है। ये क्या होता है? स्लो एट एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, बट फास्ट एट स्टार्ट होता है, यानी कि स्टार्ट बड़ी जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको भाई इंटरमीडिएट कोड बनाने की जरूरत नहीं, पहले ये इंटरमीडिएट कोड बनाता है, जिसकी वजह से ये स्लो होता है। ठीक है, लेकिन फिर जो है जब इंटरमीडिएट कोड बना लेते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है, क्योंकि बार बार इसको एक मजमा जमा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तीसरा ट्रांसलेटर है हमारे पास, दैट इज असेंबलर। ठीक है, असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, अच्छा ये तो मैंने बातें बताई हाई लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दोनों हाई लेवल को कन्वर्ट करते हैं। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज या इनटू मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज बोले तो 0 और 1 की जबान में, और ये वर्क करता है, वर्क एज कंपाइलर या वर्क लाइक कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर जिस तरीके से पूरी बात को समझ के आगे समझाता है, ये भी इसी तरीके से आगे समझा रहा होता है। ठीक है, तो ये आप लोग का लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो यहां तक था आप लोग का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट पेपर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और उम्मीद है आप इसके बुलेट पॉइंट्स बना रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे, इसकी बुक से रीडिंग करेंगे, और इसके मुख्तलिफ, चूंकि हम बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमें एक दफा में चीज समझ नहीं आती जब तक कि हमें उसके मुख्तलिफ जराए से उसको सीख न लें, समझ न लें, एग्जीक्यूट न कर लें। ठीक है, आप यहां से देखें सॉरी मेरी तबीयत जरा खराब सी है। आप यहां से देखें, इसके बाद आप बुक से पढ़ें, कोई नोट्स है आपके पास वहां से देखें, उसको एग्जीक्यूट करना समझें, इसके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बनाएं, बुलेट पॉइंट्स लिखें, और उसको फिर जो है समझें। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अपने किसी तीसरे चैप्टर के साथ किसी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।